नमस्ते। आप सब लोगों का हिंदी की इस क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग एक कहानी दूसरा चमत्कार पूरी कर चुके हैं। अब आज एक नई कहानी हम लोग शुरू करेंगे। मैं बात कर रही हूँ बीए पार्ट फर्स्ट के सेकंड पेपर की। हमारी अब जो नई कहानी, नई यानी अलग कहानी, वैसे भी नई कहानी है। नई कहानी एक प्रकार के कहानी आंदोलन का भी नाम है। कहानी लेखन में एक प्रकार की किस्म है, एक प्रकार की विधा है नई कहानी। आज की हमारी कहानी का नाम है नगर रसायन, जिसकी लेखिका है राजी सेठ। 1935 में राजी सेठ का जन्म हुआ था। हमारे बीच में वो अभी है और लिख रही है। नगर रसायन एक ऐसी कहानी है जो महानगरीय जीवन की परतें खोलती है। महानगरों में 1 BHK 2 BHK में लोग अपनी गृहस्थी जमाकर अपना गुजारा कर रहे होते हैं। वो जिस गांव से, देहात से, कस्बे से आए हैं, वहां से आने वाले लोग उनके पास ठहरते हैं अपने काम के सिलसिले में, बीमारी का इलाज कराने के सिलसिले में, और इससे उन छोटे छोटे मकानों में अपनी जिंदगी बसर करने वाले लोगों के जीवन में जो परेशानियां आती हैं, उसका मर्म स्पर्शी चित्रण राजी सेठ ने अपनी कहानी में किया है। राजी सेठ हमारे बीच में रहकर नई कहानी आंदोलन में जुड़े हुए लोगों में, नई कहानीकारों की पीढ़ी में एक सशक्त हस्ताक्षर है। तमस और निष्कवच इनके उपन्यास है। अंधे मोड़ से आगे हथेली मुक्त यह कहानी नहीं, किस्ता इतिहास सदियों से, मार्था का देश, दूसरे देश काल में यहीं तक, ये सब इनके कहानी और कहानी संकलन है। कई महत्वपूर्ण पुरस्कार वो प्राप्त कर चुकी है। नगर रसायन कहानी की मूल संवेदना को मैं संक्षिप्त में आपके सामने रख चुकी हूँ। अब हम सिलसिलेवार कहानी को पढ़ना शुरू करेंगे। उसके होठ अभी तक थरथरा रहे थे और वह आंसुओं से लड़ता नजर आ रहा था। दरवाजे से टैक्सी तक के छोटे से सफर में ही उसने अपनी जेब से काला चश्मा निकाल लिया था और साफ किए बिना आंखों पर चढ़ा लिया था। ये एक पुरुष की बात है। यह आदमी कथानायिका का मुंह बोला देवर है, जो बरसों बाद, एक लंबे अंतराल के बाद, एक शहर में रहने वाली, दिल्ली जैसे महानगर में, महासमुद्र में रहने वाली अपनी प्यारी मुंह बोली भाभी से मिला है। मिलने के दौरान कौन से क्षण ऐसे आए जब यादों की परतें खुलती चली गई, दोनों का मन पिघलता चला गया और ये लौट रहा है। तो विदा के वक्त इसकी स्थिति का चित्रण इन पंक्तियों में हुआ है कि जब वो उनके घर से गया, पूरी कहानी अभी फ्लैशबैक में चलेगी, वो जब दरवाजे से निकल गया, टैक्सी में बैठ रहा है, तो ऐसा लग रहा था कि उसके होठ घर से निकलते वक्त थरथरा रहे थे भावुकता के कारण। आंखें उसकी आंसुओं को रोकने के लिए लड़ रही थी और दरवाजे से टैक्सी तक पहुंचते पहुंचते आंसुओं को छुपाने की कोशिश में उसने काला चश्मा लगाया आंखों पर और निकल गया। यूं इस उम्र में इतना उद्विग्न हो जाने की भी एक लज्जा होती है। एक बड़ी सुंदर लाइन लिखी है राजी सेठ ने कि इस उम्र में 30, 35, 40 में अचानक किसी पल में आप एकदम से कमजोर पड़ जाओ, एकदम से आपकी आंखें लाल हो जाएं, आप रुआंसा हो जाओ, तो शर्म सी तो आती है। बाकी ये लेखिका के व्यक्तिगत विचार है और यही सामूहिक विचार भी है। नहीं तो आंसुओं की कोई उम्र नहीं होती, भावुक होने का कोई खास पल नहीं होता, पूर्व घोषित कुछ भी नहीं है। दिल के मामले में कभी भी आप रुआंसे हो सकते हैं, कभी भी आपकी आंखों से झरना बह सकता है। टैक्सी के चल पड़ने पर धूल का गुबार पीछे छूट गया और मुझे एकदम अकेला कर गया। मैं शैली में, आत्मकथात्मक शैली में कहानी है। प्रथम पुरुषवाचक शैली भी कहते हैं, जब राइटर खुद को मैं लिखकर उसमें इंगित करता है। टैक्सी चली गई,
और अकेली नायिका को, कथा नायिका को, उस पुरुष की मुंह बोली भाभी को अकेली करके वो चली गई। मैं वही की वही खड़ी रही कुछ क्षण, घर के भीतर लौटने की इच्छा नहीं हुई। कुछ क्षण दरवाजे पर ही खड़ी है, लौटने की इच्छा भी नहीं हुई घर में अंदर। और घर बोलते ही इसके दिमाग में घर एक प्रश्नवाचक चिन्ह आता है। देखिए, घर एक बड़ा रोमांटिक शब्द है और बड़ा ओवररेटेड शब्द है। हमारे यहाँ माँ, बाप, शिक्षक, स्कूल, घर, परिवार, ये सब ओवररेटेड है, यानी जरूरत से ज्यादा महिमा मंडित किए गए हैं। इन शब्दों के बोझ तले, इन शब्दों की कड़वी हकीकतें, इन शब्दों के पीछे छिपी शाह और क्रूर सच्चाइयां छुप गई है। परिवार सबसे बड़ा शोषक भी होता है, आपके व्यक्तित्व को कुचलता भी है, आपके पर्सनल स्पेस को कुचलता भी है। इन सब पे बात नई कहानी आंदोलन में हुई है। उषा प्रियंवदा की वापसी कहानी पढ़िए। आगे की रोज या गैंग्रीन, एक ही नाम है, पहले गैंग्रीन नाम से लिखा था, फिर रोज नाम से प्रकाशित हुई थी। रोज कहानी पढ़िए। उषा प्रियंवदा की जिंदगी और गुलाब के फूल पढ़िए। मन्नू भंडारी की रजनीगंधा, रजनीगंधा मूवी का नाम है, यह सच है, पढ़िए। आपको पता चलेगा कि क्या कुछ आप खो देते हैं कुछ कुछ पाने के चक्कर में। आपके अपने सपने, आपके अपनी गुंजाइशें एक तंग घेरे में कैद होती चली जाती है और आपको दूसरों की सब अपेक्षाओं को पूरा करना पड़ता है। सुनते वक्त, देखते वक्त आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत ज्यादा नेगेटिव हो रही हूं ना, मैं बहुत ज्यादा सच बोल रही हूं। आप दिल पर हाथ रख के सोचिए, आप गहराई से सोचिए कि आप कब कब क्या क्या करना चाहते थे, वो आप कर पाए या नहीं कर पाए, और नहीं कर पाए तो उसके पीछे क्या वजह थी। नगर रसायन कहानी सिर्फ स्त्री मन की पीड़ा को नहीं देखती। कम बजट में घर गृहस्थी चलाने के दौरान अनावश्यक रूप से आप पड़ने वाले मेहमानों की घुसपैठ से भी दुखी रहने वाले परिवारों की दास्तान है। तो घर जब बोलते हैं कि घर के अंदर लौटू, तो घर, ये पैरा इंपॉर्टेंट है व्याख्या के लिए। घर एक ऐसा फैलाव जहां तनाव समुद्र की उत्तरोत्तर बढ़ती लहरों की तरह पूरी हिंसा और शोर के साथ सीने पर बढ़ता चढ़ता आता है, और जब बिखरता टूटता भी है तब जो हाथ लगता है वो गहरी थकान से लथपथ आत्मलिप्तता का क्षण, जिसमें कोई किसी का कुछ नहीं होता, किसी को कुछ नहीं दे सकता। 10 मिनट, तब आत्मदया हाथ में होती है विकार से अधिक हथियार की तरह। देखिए, 10 मिनट मैंने दूसरों को बोला था, आपसे मुखातिब हूं, ये वक्त आपका है। घर एक ऐसा फैलाव जहां तनाव समुद्र की उत्तरोत्तर बढ़ती लहरों की तरह पूरी हिंसा और शोर के साथ सीने पर बढ़ता चढ़ता था। बहुत भयंकर समुद्र की तरंगों में, तूफानों में आप फंस गए हो, तो वो आपके ऊपर जिस तरह से चढ़ता उतरता जाता है, आपको अपने घेरे में ले लेता है, आप कसमसा के रह जाते हैं। ठीक उसी तरह घर का तनाव आपको निगल लेने को, लील लेने को आमादा हो जाता है। आपके घर में तनाव नहीं है तो आप खुशनसीब हैं। और तब उस समय समुद्र में जो व्यक्ति फंस जाता है, वो एक छोटे से लकड़ी के टुकड़े को, फट्टे को, किसी पेड़ की टहनी को, किसी को भी जिस तरह लपकता है जान बचाने के लिए, उसमें ये काम करके थकी हुई गृहिणियां, दिन भर ऑफिस से काम करके थके हुए टूटे बदन के लोग घर आके खा के तकिए में वही लकड़ी का फट्टा या पेड़ की टहनी ढूंढते हैं। वो गहरी थकान से लथपथ आत्मलिप्तता का क्षण आता है जिसमें कोई कुछ नहीं होता, किसी को कुछ नहीं दे सकता। या अपने आप में इतने टूटे हुए, इतने थके हुए होते हैं कि
आत्मलिप्त हो जाते हैं, खुद के घावों को सहला रहे होते हैं, कोई किसी को कुछ दे नहीं पाता, अपने आप में सब अकेले हैं। तब आत्मदया हाथ में होती है, विकार से अधिक हथियार की तरह। और ऐसे में इंसान को सबसे ज्यादा दया अगर किसी पे आती है तो खुद पे आती है। यह आत्मदया विकार की तरह भी नहीं, हथियार की तरह। विकार यानी बुराई, लेकिन ये आत्मदया तो हथियार बन जाती है, काटती है, चुभती है। सबसे ज्यादा जब अपने आप पे दया आती हो तो ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं होती है। मन ही मन आप मर रहे होते, खत्म हो रहे होते, खोखले हो रहे होते। जो गेहूं घुन की गिरफ्त में आ जाए, वो बाहर से बशर्ते देखने में साबुत दिखे, लेकिन वो घुन के कारण अंदर ही अंदर खोखला हो चुका होता है। तो घुन लगे गेहूं की तरह इंसान बन जाता है जब वो आत्मदया के घुन में घिर जाता है। और ये आत्मदया जीवन के तनाव से उसके अंदर व्याप्त हो जाती है। उसे क्या मालूम यहाँ महानगर में रक्त का रसायन कैसे बदलता है। यह किसी आवेश का, किसी क्षण का अपना नितांत अपना रंग रूप नहीं होता, वो अपने से पहले वाले क्षण की गति से संचालित होता है। उसे क्या मालूम, जो अभी अभी निकल गया है, चला गया है, उसी को संबोधित करके मन ही मन सोच रही कि उसको क्या पता महानगर में रक्त का रसायन कैसे खून केमिकल में बदल जाता है। या किसी एक आवेश का, किसी क्षण का अपना नितांत रंग रूप नहीं होता। यह किसी एक पल की देन नहीं है, वो अपने से पहले वाले क्षण की गति से संचालित होता है। यहाँ आपका अभी जो मूड है वो अभी की वजह से नहीं है, इसके पहले जो हुआ था। आप टीवी देख रहे हैं और चैनल नहीं चल रहा तो आप जो रिमोट पटक देते हैं गुस्से में, वो इसलिए नहीं कि टीवी नहीं चल रहा, हो सकता उसके पहले आप चाय छान रहे थे, आपकी चाय गिर गई। हो सकता है जब आप दरवाजा खोलने गए तो आपकी उंगली कुंडे में आ गई और आप गुस्से में हो। तो हम जो कुछ इस पल करते हैं वो पहले वाले क्षण की नियति और उसका परिणाम भी हो सकता है। यह गति, यह संचालन किसी स्थल पर नहीं रुकते। ये जो उदाहरण दिए ये कभी कभी होते होंगे, कहीं तो रुकते होंगे, लेकिन जिनके जीवन में निरंतर तनाव है, निरंतर परेशानी है, उसका हर डिसीजन पहले वाले से नियंत्रित होता है और ये एक अंतहीन सिलसिला होता है। पहले से पहले क्षण की निरंतरता में गुथे हुए उनका कोई पल स्वतंत्र नहीं होता, अपना नहीं होता, सुखद नहीं होता। इनके हर पल एक दूसरे पल की परिणति होते हैं। तनाव का एक सतत अटूट क्रम, लगातार तनाव चलता है और उसका सतत अटूट क्रम, कभी किसी क्षण वो तनाव पिघलता नहीं है, खुशियों में परिवर्तित नहीं होता। पैर अपने होते हैं किंतु पैरों का विवेक पीछे से चलते आए उफान के साथ होता है। पैर अपने होते हैं लेकिन आप पैर उधर बढ़ाते हो जिधर पीछे से आप ठेल दिए गए हो। आपके पीछे के कामों के परिणामों का प्रतिफल है कि अगला कदम आप किस तरफ रखोगे। बाहर से आया व्यक्ति कैसे समझ सकता है कि उसका न्याय सामने वाले के हाथ में न होकर इन स्थितियों के हवाले है। अचानक कोई घर में आया हो वो नहीं समझ सकता कि ये जो इस वक्त बिहेव कर रहे हैं, ये जो इस वक्त झुंझला रहे हैं, ये जो इस वक्त तनाव में है, ये जो इस वक्त प्यार से स्वागत नहीं कर रहे हैं, ये इनके बस की बात नहीं है। ये तो इन परिस्थितियों के हवाले होकर इतने रूखे हो गए हैं। नए व्यक्ति को तो लगेगा आए हुए का स्वागत ही नहीं किया। आपको क्या पता कि आपसे पहले इतने आ चुके कि स्वागत कर करके ये खुद थक चुके। उसके यूं अचानक आ जाने पर मुझे खुशी नहीं हुई थी, यह तो ठीक था, पर मैं जाहिर करने का नाटक भी नहीं कर सकी थी। कहानी फिर पैरा बदलती है। वो फिर अपने व्यवहार पर विचार करती है कि वो अचानक आ गया, इस बात पर उसको खुशी तो नहीं हुई थी, किसी का आना एक्सपेक्ट नहीं करती। अब ये ठीक बात है कि उसको आना अच्छा नहीं लगा था, लेकिन वो तो जाहिर करने का नाटक भी नहीं कर सकी थी। कई बार हम अकेले रहना चाहते हैं, या तो कुछ काम कर रहे हैं या हम बैठना चाहते, खुद से बतियाना चाहते। ऐसे में कोई आ जाए तो हम झूठ भी बोल देते हो क्या बात है, बहुत दिन बाद आए। लेकिन कई बार हम खुशी जाहिर नहीं कर पाते। पर्सनली मैं तो कह भी देती हूँ कि तुमने मेरे एकांत को भंग किया है। ये आज़ादी मैं किसी को नहीं दूंगी कि जब मुझे अकेला रहना था उस समय तुम आ गए। मैं इतनी रूढ़ता से कह देती हूँ कि अभी चले जाओ, जब मेरा मन होगा तो मिलेंगे। बाद में बुरा भी लगता है कि मैं कौन होती हूँ किसी को ये कहने वाली कि जब मेरा मन होगा तो मैं बता दूंगी, तब मिलने आ जाना, कोई मेरा गुलाम है। लेकिन अब ये
रुक्षता, व्यवहार में रूखापन आ गया है कि कह देते हैं अभी मत आइए, अभी मन नहीं है, नहीं मिलूंगी, घर आए हुए को लौटा देते हैं, नहीं है इच्छा। तो ये कहती है कि नहीं मन हुआ, नाटक भी जाहिर नहीं कर सकी। वह कमरे में घुसते ही मेरे कंधों से लिपट गया था। हमेशा से इनके नजदीक था तो आते ही कंधों के पास जैसे लिपट सा गया हो। उसे यह भी ध्यान नहीं था कि यह मेरा बेडरूम है और उसमें नीचे बिछी दरी पर वह कीचड़ भरे जूतों से चलता आया था। बारिश थोड़ी देर पहले ही थमी थी, थोड़ी देर पहले बारिश हुई थी, तो वो कार से या टैक्सी से उतर कर आया है तो जूतों में थोड़ी मिट्टी थी। लेकिन वो हमेशा इतना बेतकल्लुफ आता रहा है कि उसको ये भी याद नहीं रहा कि वो उसके बेडरूम तक आ गया है, जूते वही मिट्टी वाले लिए हुए और उससे लिपट गया। कभी भी पराया नहीं समझा उसने। यह तो अच्छा ही था कि मेरी पीठ दरवाजे की तरफ थी। वो जब आया तो उसकी पीठ इस तरह दरवाजे की तरफ थी और वो दरवाजे की तरफ से आया तो ना इसने उसका लिपटना ज्यादा महसूस किया, ना पैर की मिट्टी। भाभी हो मेरी भाभी, बड़े प्यार से वो उसको एकदम हिला के पूछता, भाभी भाभी मेरी प्यारी भाभी। आवाज पर ध्यान एकाग्र करते ही मैं पहचान गई कि ये केशव है। गौर से सुना कि ये आवाज किसकी है, तब उसको याद आया कि ओहो ये तो केशव है। ये वो केशव है जो हमेशा इनके घर पे आता रहता था। फिर भी एकदम खिलकर उसका सामना कर लेना मुझे मुश्किल लगा था। इतने वर्षों में ये इतनी रूखी हो गई है, इतनी कड़वाहट से भर गई है। जिंदगी की हकीकतों से जो कड़वाहट इसके अंदर आ गई थी वो इतनी ज्यादा बढ़ गई कि वो एकदम से ये भी नहीं कर पाई, वाह केशव कितने दिनों बाद। अतः मैं 2 क्षणों तक उसकी बाहों के घेरे में यूं ही बंधी खड़ी रही, जैसे एकदम से आपको कोई मतलब नहीं, आप अपने में सिमटे हो और कोई आपको हल्के से बाहों में ले रखा हो तो आप ऐसे ही निढाल हो जाओ, आप अपने हाथ उधर बढ़ा ही नहीं पाओ, ऐसे ही खड़ी रही। फिर अपने को मुक्त करते हुए बोली, आओ आओ कैसे भूल पड़े। फिर उसकी बाहों को हटा के बोलती, आओ आओ कैसे भूल पड़े, बिल्कुल इस तरह मरे हुए से शब्द में, आओ आओ कैसे आना हुआ। आया तो कई बार पहले भी हूं, कहूंगा तो जूते पड़ेंगे, सोचा जब सलामी देने जाने का समय होगा तभी जाऊंगा और बताऊंगा। ये एकदम अभी भी गौर नहीं कर रहा है कि भाभी मिलना चाह रही थी कि नहीं चाह रही थी। कहता आया तो इधर कई बार हूं, आगरा से दिल्ली बहुत बार आया, लेकिन बार बार बिजी था इसलिए आ नहीं पाया। तो जब तक आ नहीं पाया तो सूचित भी नहीं किया कि मैं आता रहूं। सोचता था कि जब फाइनली सलामी देने चलेंगे किसी दिन, तो भाभी के चौखट पे मत्था टेकने चलेंगे, उस दिन बता देंगे कि मैं आता रहा हूं। आगे जो बात होगी वो हम अगले वीडियो में करेंगे। आज एक नई कहानी के साथ हम लोग जुड़े हैं, तो इंटरेस्ट के साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। हैव ए नाइस डे।